नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जिस तरह से मैंने टेस्ट श्रृंखला चलाई है, तो टेस्ट श्रृंखला के क्रम में सबसे पहले हमने इतिहास के शुरुआती जो प्राचीन इतिहास थे उसके कुछ प्रश्नों को रखा है। 30 प्रश्नों को रखा है और आप लोगों ने देखा होगा, हमने यूट्यूब पे जो है डाउनलोड उसको अपलोड कर दिया है। अब इतिहास के बाद 1 घंटे 2 घंटे पहले हमने अपलोड किया है इतिहास के टेस्ट सीरीज, जो पहला था हमारा इतिहास का पहला टेस्ट सीरीज। उसी क्रम में साइंस पर हम बात करेंगे आज। साइंस जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के पोर्शन से, क्योंकि जीव विज्ञान का जो पोर्शन है वो इंसानों से यानी मानवों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और जीव विज्ञान के पोर्शन से ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो और चाहे जीआईसी का एग्ज़ाम हो। हालांकि जीव विज्ञान के साथ साथ भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान भी हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पहले जीव विज्ञान कवर हो जाने दें, उसके बाद भौतिक और रसायन पे आते हैं। भौतिक और रसायन से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको हल करवाऊंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। सबसे पहले आप जीव विज्ञान के कुछ प्रश्नों का अवलोकन करें और जीव विज्ञान के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं और आने की ताकत भी रखते हैं, उन प्रश्नों से आप पहले रूबरू हो जाएं। तो ये जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, जीव विज्ञान की उपशाखाओं से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न है, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जंतु विज्ञान अध्ययन कहलाता है। ये वनडे का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है वनडे एग्जाम्स में कि जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है केवल जीवित जानवरों का। ये पूछ रहा है कि जंतु विज्ञान अध्ययन क्या करता है, जंतु विज्ञान का जो अध्ययन है वो क्या करता है। तो ऑप्शन 1 है केवल जीवित जानवरों का अध्ययन करता है, केवल जीवित वनस्पति का अध्ययन करता है, जीवित और मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है, या चौथा ऑप्शन है जीवित मृत वनस्पति दोनों का अध्ययन करता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो जीव विज्ञान जंतु विज्ञान है, जो जंतु विज्ञान है वो जीवित और मृत दोनों जानवरों का अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान, तभी तो वो जंतु विज्ञान कहलाया। जीवित जानवर और मृत जानवर दोनों का अध्ययन करता है, तभी वो जीव विज्ञान कहलाया, जंतु विज्ञान कहलाया, जूलॉजी कहलाया। तो वही प्रश्न है कि जो जंतु विज्ञान है वो किन जानवरों का अध्ययन करता है या वो क्या करता है। तो पहला ऑप्शन था केवल जीवित जानवरों का अध्ययन करता है, दूसरा है केवल जीवित वनस्पति का अध्ययन करता है, तीसरा है जीवित और मृत दोनों जानवरों का अध्ययन करता है, और चौथा है जीवित और मृत वनस्पतियों का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवित जानवर और मृत जानवर दोनों प्रकार के जानवरों का अध्ययन करता है जंतु विज्ञान। इसका डिस्क्रिप्शन भी है नीचे, यह आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। देखिए, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जंतु विज्ञान, जिसके जनक कौन थे? अरस्तु। यहाँ से एक प्रश्न आप और पा गए कि जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु थे, ठीक है। और जीव विज्ञान के अंतर्गत ही जंतु विज्ञान आता है, और जंतु विज्ञान में जीवित जानवरों और मृत जानवरों दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो आपने डिस्क्रिप्शन देख लिया, इसको थोड़ा छोटा कर लें ताकि पूरा दिखाई दे। हाँ, तो अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, पक्षी,
वंशागति, पर्यावरण और जीवाश्म। तो आप सभी लोग जानते हैं पर्यावरण इकोलॉजी से मिलेगा ये, ठीक है। अगर इसमें से ऐसे प्रश्न जब आएँ तो इसमें से आप 2 या 3 अगर जानते हैं तो सारे प्रश्न को आप सही कर ले जाएंगे। अब इसमें देखिए सी यानी पर्यावरण इकोलॉजी से हमने मिलान कर दिया, तो यानी कि सी का 2 हो गया। अब इस जो विकल्प दिया हुआ है इसमें आप देखिए सी का 2 कहाँ है, सी का 2 यही है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। यानी कि ए का तीसरा यानी पक्षी का आर्थिनोलॉजी कहेंगे, वंशागति को जेनेटिक्स कहेंगे, आप सभी लोग जानते हैं, पर्यावरण को इकोलॉजी कहेंगे, जीवाश्म को पोलियो बायोलॉजी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आंसर देखते हैं, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए ये सुमेल भी करा हुआ है, पक्षी आर्थिनोलॉजी, वंशागति जेनेटिक्स, पर्यावरण इकोलॉजी, जीवाश्म पोलियो बायोलॉजी। अब आगे चलते हैं, कह रहा है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रेनोलॉजी, दूसरा है एंथोलॉजी, तीसरा है एग्रोस्टोलॉजी और चौथा है पोलिनोलॉजी। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि फूलों के अध्ययन को आप याद रखेंगे हमेशा एंथोलॉजी कहते हैं, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, डिस्क्रिप्शन इसका इधर लिखा हुआ देखिए। फ्रेनोलॉजी क्या है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। अब ये जान लीजिए कि जब भी पूछा जाए कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे फ्रेनोलॉजी कहलाता है। अगला ये देखो एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का अध्ययन क्या, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है, फूलों का अध्ययन। उसी तरह से एग्रोस्टोलॉजी क्या है, ये घास से संबंधित अध्ययन है, ये घास से संबंधित अध्ययन है क्या, एग्रोस्टोलॉजी। और पेलिनोलॉजी क्या है, ये विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन है, विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन है क्या, पेलिनोलॉजी। फिर अगला प्रश्न है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। ये सब वनडे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। पहले तो ये पीसीएस स्तर से आते थे, लेकिन अब क्या है कि पीसीएस स्तर के जितने भी क्वेश्चंस थे पहले के, वो अब सारे लगभग वनडे में उतर आए हैं, वनडे एग्जाम्स में उसको पूछा जाता है। तो पूछा गया है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है इक्थियोलॉजी, दूसरा है एंटोमोलॉजी, सी है पैरासिटोलॉजी और डी है मैलेकोलॉजी। तो आप सभी लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो कीटों का अध्ययन है वो हमेशा एंटोमोलॉजी कहलाता है, एंटोमोलॉजी। उत्तर भी बी है दिया हुआ है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, सभी चीज़ों को लिखा होगा। इक्थियोलॉजी, पहले जान लीजिए इक्थियोलॉजी क्या है। अब इक्थियोलॉजी के बारे में देखिए, मत्स्य की संरचना, मत्स्य मतलब मछली, मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी। अब हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मत्स्य की संरचना और कार्यकी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप क्या कहेंगे, इक्थियोलॉजी। वहीं पर एंटोमोलॉजी, अभी जो उत्तर सही था, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। फिर सी है पैरासिटोलॉजी, ये क्या है, ये देखिए परजीवी जीवों का अध्ययन। परजीवी मतलब क्या होता है, परजीवी मतलब जो दूसरे के ऊपर आश्रित हों उन्हें परजीवी कहते हैं। तो परजीवी जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैरासिटोलॉजी। फिर है मैलेकोलॉजी, ये क्या है, मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन, मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन क्या कहलाता है, मैलेकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान का, या ध्यान रखिए साथियों, जीव विज्ञान के शुरुआती चैप्टर से हम कर रहे हैं शुरुआत, प्रैक्टिस सेट है, पहला है ये। ऐसे अगर आप जुड़े रह गए हमारे लास्ट प्रैक्टिस सेट तक,
यानी एग्ज़ाम होने तक, उस समय मैं आपको ये वादा करता हूँ और दावा भी करता हूँ कि आप असफल नहीं होंगे। साथियों, हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे ग्रुप पर जो है, हमारे इस चैनल पर स्टूडेंट्स की संख्या बढ़े और फ्री का लाभ उठा पाएँ। नहीं तो हर जगह पैसा ही लिया जाता है, आप सभी लोगों को पता है। देखिए, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? सोचिए, यूपी पीसीएस 94 में पूछा गया था, अब ये वनडे में पूछा जाएगा। देखिए, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? अब सीधा सीधा ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव की जनसंख्या एवं मानव जाति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? जनांकिकी, जनांकिकी कहेंगे, जनांकिकी। मानव जाति के जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को जनांकिकी कहा जाता है। आंसर भी दिया है सी। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, पहले तो सारी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, देख लीजिए। अब देखिए, पारिस्थितिक विज्ञान ये क्या है? सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। सजीवों के मतलब, सजीव मतलब जिनके अंदर जान है। मनुष्य भी हो सकता है, गाय भैंस बकरी भी हो सकती है, कीट पतंगे भी हो सकती हैं, और जल में रहने वाली मछलियां भी हो सकती हैं, मेंढक भी हो सकते हैं। तो क्या है ये? सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान। कोई आपसे पूछ ले कि पारिस्थितिक विज्ञान क्या है, तो आप क्या कहेंगे? जीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। अब आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी। जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी। अब वहीं पर जनांकिकी देखिए, जनांकिकी आ गया, जनांकिकी या जनसांख्यिकी, जनांकिकी या जनसांख्यिकी, ये क्या है? अभी हमने ऊपर किया है, ये जनांकिकी। मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनांकिकी। अगला है वायरस विज्ञान। अब कोई पूछ ले वायरस विज्ञान क्या है, आप तुरंत कहेंगे विषाणुओं का अध्ययन। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस विज्ञान या वायरोलॉजी। अगला प्रश्न है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप ये जान लीजिए, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथनोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 सही भी है। ये RAS RTS प्री 1994 में आया हुआ प्रश्न है। अब ये वनडे में पूछा जाता है, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो अगले पेज पे दिया है, हम पढ़ रहे हैं अगले पेज पे। देखिए, इथनोलॉजी यही अभी आया था, तो ये लिखा हुआ है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? इथनोलॉजी। इथनोलॉजी कहलाता है। दूसरा है, देखिए, एक ही शब्द से मिलता हुआ 2-3 शब्द है यहाँ पे। एक है इथनोलॉजी, एक है इथनोग्राफी और एक है इथोलॉजी। इसमें आप कन्फ्यूज़न मत करिएगा। इथनोलॉजी क्या है? ये संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन इथनोलॉजी है। लेकिन इथनोग्राफी क्या है? विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। विशिष्ट मतलब आप जानते होंगे विशेष, विशेष संस्कृति का अध्ययन क्या कहलाता है? इथनोग्राफी। और वहीं पर अगर ये कहा जाए कि संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन, तो इथनोलॉजी हो जाएगा। अब इथोलॉजी क्या है? इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। वहीं पर एथिक्स क्या है? एथिक्स नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एथिक्स। अगला सवाल है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण
पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं, बायोनिक्स। आंसर भी दिया हुआ है ए, बायोनिक्स। एक बार फिर से पढ़ लीजिए समझने के लिए कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। अब यहाँ नीचे फिर दिया हुआ है कि बायोनिक्स ही नहीं और भी 3-4 प्रकार के होते हैं, वो भी पूछा जा सकता है। तो आप सबके बारे में पढ़िए, आप सबके बारे में पढ़िए। बायोनिक्स क्या है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग। अब बायोनोमिक्स क्या है? ये तो बायोनिक्स था, अब बायोनोमिक्स क्या है? जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध। जीवधारी मतलब जिसमें भी जान है, जिसमें भी जान है, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनोमिक्स कहलाता है। अब बायोनोमी मिलता हुआ है, ये सब कंफ्यूजन आप बिल्कुल ना क्रिएट करिए। आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब। बायोनॉमी देखिए, जीवन के नियमों का अध्ययन। ये सारे एक एक पॉइंट आपके वनडे में आ सकते हैं, चाहे वो वनडे हो, चाहे जीआईसी हो, चाहे एलटी हो, किसी भी परीक्षा में आ सकता है। ये वनडे एग्जाम से लेकर के हमने बताया यूपी पीसीएस तक के स्तर तक का है ये सारे क्वेश्चन। बायोनॉमी क्या है? जीवन के नियमों का अध्ययन। वहीं पर बायोमेट्री की बात करें तो गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री कहलाता है। अगला प्रश्न है, पैलियो वनस्पति के अध्ययन अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ये पैलियो वनस्पति क्या है? एक ये प्रक्रिया है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, क्या जो है अध्ययन करते हैं? पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जंतु जीवाश्म का अध्ययन करते हैं कि शैवाल का, कि फफूंदी का, कि इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म का अध्ययन अभी आपने पढ़ा, पैलियो वनस्पति कहा ही नहीं जाता है, शैवाल का अध्ययन अलग है, फफूंदी का अध्ययन अलग है, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी सही भी दिख रहा है, ये देखिए। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, पैलियो वनस्पति, इसके अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। क्या? पादप जीवाश्म। देखिए चारों विकल्प में पादप जीवाश्म कहीं था? नहीं था। जंतु जीवाश्म था, लेकिन जंतु जीवाश्म तो दूसरा होता है। पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। बहुत ही अच्छी जानकारी है आप सभी लोगों के लिए। फिर है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ये वनडे में भी ये तो सीटेट और टेट में पूछा जाता है कि एपीकल्चर क्या है, हार्टिकल्चर क्या है, सेरीकल्चर क्या है और फ्लोरिकल्चर क्या है। तो आप सभी लोग जानते होंगे। रेशम याद करने का तरीका मैं बता दूं, रेशम में सा आता है ना, इसी तरह से सेरी में सा आता है, तो रेशम का कीट सेरीकल्चर होता है। इस तरह से आप याद कर लीजिए। एक तो हमने एग्जाम्पल बताया याद करने का कि इस तरह से आप याद कर लीजिए, रेशम में सा आया, उसी तरह से सेरीकल्चर में सा आया। और देखिए, और किसी में सा आता है? नहीं आता है, तो इसलिए और सब गलत हो जाएंगे। सेरीकल्चर ही सही होता है। रेशम के कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसका डिस्क्रिप्शन जो है देखते हैं, दूसरे पेज पे होगा। देखिए यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, दूसरे पेज पे दिया हुआ है, ये देख लीजिए इसको। आप सभी लोगों के परीक्षाओं को देखते हुए हमने जो है ये टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया है। एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन, ये ध्यान रखिएगा कि शहद उत्पादन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। या मधुमक्खी पालन को भी मधुमक्खी पालन आप कह दें और चाहे शहद उत्पादन कह दें, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? एपीकल्चर। अगला है हार्टिकल्चर। ये क्या है? पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन।
पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर। सेरीकल्चर क्या है? ये हमने बताया ना, अभी क्वेश्चन में आया था, रेशम के उत्पादन के लिए कीट पालन। फ्लोरिकल्चर क्या है? फूलों के उत्पादन में ये कहा जाता है। अध्ययन इसमें लिखा है, मुझे अध्ययन गलत लगता है, क्योंकि अध्ययन जब होता है तो लॉजी शब्द लगता है, अध्ययन नहीं होना चाहिए। सजावट, ये फूलों के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, इतना जान लीजिए। फा से फूल और फा से फ्लोरिकल्चर, बस। फूलों के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर, रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर, पुष्प और फल के उत्पादन को हार्टिकल्चर, और मधुमक्खी पालन को या शहद उत्पादन को एपीकल्चर। तो अगला है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। अब ये देखिए प्रश्न पूछा गया, सेरीकल्चर या टिश्यू कल्चर या एपीकल्चर या पिसीकल्चर। तो हमने अभी ऊपर आपको बताया कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एपीकल्चर। देखिए ये ऊपर ही लिखा है, मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन। तो अगला पॉइंट है, अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से 3 सही है और 1 गलत है। तो जो गलत है वो बताना है आपको। तो इसको पढ़ लीजिए। फूलों की खेती क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। अभी हमने बताया कि फा से फूल और फा से फ्लोरी, तो ये तो सही हो गया। लेकिन पूछ रहा है गलत कौन सा है। देखिए, फसलों की खेती क्या कहलाती है? एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? हार्टिकल्चर। फलों की खेती क्या कहलाती है? पोमोलॉजी। तो फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है, ये फलों की खेती पोमोलॉजी सही है ये, लेकिन सब्जियों की खेती जो है ये हार्टिकल्चर नहीं होती है। सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर नहीं होती है। 3 सही है, ए, बी और डी सही है, सी गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति है। इसके तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि तथा फूलों की कृषि आती है बागवानी में। प्रश्न में ए, डी के तहत फूलों की खेती एवं फलों की खेती के लिए क्रमशः फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती एवं पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या है? फलों की खेती, नामकरण दिया गया। जो इसके लिए विशिष्ट शब्दावलियां हैं, सी के अंतर्गत सब्जियों की खेती के लिए हार्टिकल्चर किया गया है। जो इसकी वृहद श्रेणी की शब्दावली है, सब्जियों की खेती के लिए क्या होना चाहिए? ओलेरीकल्चर। सब्जियों की खेती के लिए यहाँ लिखा है हार्टिकल्चर, लेकिन यहाँ ओलेरीकल्चर होना चाहिए सब्जियों की खेती के लिए। इसलिए आपका कौन सा ये सही है? विकल्प आपका सी बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं, 12वें पे। फिर दिया हुआ है कि कौन सुमेलित नहीं है। इसको आप जरूर ध्यान दिया करें। 3 सही है इसमें से। एपीकल्चर क्या है? शहद की मक्खी, शहद उत्पादन। सेरीकल्चर क्या है? सिल्क वर्म। हमने बताया ना, रेशम, रेशम में सा आता है, सेरी में सा आता है, बी भी सही है। पिसीकल्चर क्या है? ये गलत है। हार्टिकल्चर क्या है? फूल का उत्पादन या फूलों की खेती, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि सी ही गलत है और गलत पूछ रहा है। देखिए, तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? अभी तक तो पूछ रहा था कौन सुमेलित नहीं है, लेकिन अब पूछ रहा है कौन सुमेलित है, यानी कि 3 गलत है और 1 सही है। तो जो सही है वही सही होगा। पूछा है लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन है। फिलालॉजी डाक टिकटों का संग्रह है। इंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन है। आइकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है? 3 गलत है। तो जो लेक्सिकोलॉजी है साथियों, लेक्सिकोलॉजी शब्दकोश का अध्ययन होता है, ये सही है। अब जब ये सही है तो बाकी 3 गलत होंगे और आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सही वाला पूछ रहा है। तो सही क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए, ए सही भी है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का अध्ययन, फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास का एवं इतिहास का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, आइकोनोग्राफी क्या है? प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन। अब कोई पूछ ले कि चित्रकला का अध्ययन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आइकोनोलॉजी, ठीक है।
तो अगले सवाल पे चलते हैं। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, अभी आपने ऊपर देखा, ये लेक्सिकोग्राफी क्या है? शब्दकोश का संकलन। ये ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, शब्दकोश का संकलन। आगे चलते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जी के लिए, तो आपने अभी देखा कि सब्जी के लिए ओलोरीकल्चर का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए, ये अभी तक ये देखिए लगा हुआ है टिक। सब्जी के लिए ओलोरीकल्चर का प्रयोग होता है, तो बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे देखिए साथियों, लिखा है विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? इसको आपने अभी पढ़ा है। विटीकल्चर क्या है? अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। नहीं पढ़ा था आपने, ठीक है। बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे कि विटीकल्चर क्या होता है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। ध्यान में रखिएगा। तो अगला प्रश्न है, कीट संवर्धन क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है 2015 में। क्या कहता है कि कीट संवर्धन क्या है? पहला ऑप्शन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान और कीटों को मारने का विज्ञान। तो जो कीट संवर्धन है वो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है, इसीलिए तो उसको कीट संवर्धन कहा गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। थोड़ा सा इसका वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र होता है एवं भूमि की आंत कहा जाता है केंचुआ को। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है, इसीलिए केंचुओं को क्या कहते हैं? किसानों का मित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, क्या होता है वो? वर्म मतलब कीड़ा होता है भाई। तो वर्मी कल्चर में जो वर्म होता है वो टेप वर्म नहीं होता है, सिल्क वर्म नहीं होता है, थ्रेड वर्म नहीं होता है, अर्थ वर्म होता है भाई, अर्थ वर्म, ठीक है। तो वर्मी, ये डिस्क्रिप्शन है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं, और केंचुआ हमेशा जमीन में ही होता है, आप लोग जानते हैं, तो इसीलिए उसको अर्थवर्म कहा गया। अगला प्रश्न है, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरोंटोलॉजी शिशु के अध्ययन से संबंधित है कि महिला के अध्ययन से, कि त्वचा की बीमारी से, कि वृद्ध। तो जो जेरोंटोलॉजी होता है ये वृद्धों के अध्ययन से, यानी जो वृद्ध हो जाते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, उनके अध्ययन से क्या होता है, क्या कहते हैं उसको? जेरोंटोलॉजी। ये एमपीपीसीएस में आया है 93 में। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? अभी आप पहले पढ़ चुके हैं जेनेटिक्स क्या है। जब तीर मिलाने वाला आया था, सही बताने वाला आया था, तो आप आनुवांशिकता और विचरण ही लगाइएगा। जेनेटिक्स इंग्लिश में जेनेटिक्स ही कहा जाता है। आनुवांशिकता और विचरण, यानी आनुवांशिकता और विचरण। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? अभी आपने देखा जेरोंटोलॉजी, वृद्धों के लिए, वृद्धों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी, ये भूलेगा नहीं। अगला प्रश्न है, जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन के क्या कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं जेरोंटोलॉजी कहते हैं। कि देखो एक प्रश्न कितने प्रकार से पूछा गया, ये देखिए पीसीएस मेंस में आया है 2014 में कि जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी। अगला प्रश्न है, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ये पैडोलॉजी क्या है, इसका कहने का मतलब यही है। तो पैडोलॉजी आप लोग हमेशा याद रखिए, पैडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैडोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगले पेज पे चलते हैं। साथियों, जो प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं, ये हमारा जो सोचने का नज़रिया है कि आप लोग किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से रूप होते हैं प्रश्न के। जब इस चीज़ से आप
एकदम से वाकिफ़ हो जाएंगे तब आप प्रश्नों को तुरंत सही करके आएंगे, और नहीं तो गलत करके चले आएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप प्रश्नों के प्रारूप से और प्रश्नों की जो जैसी संरचना है, जिस तरह से पूछे जाते हैं, आप उससे वाकिफ़ हो जाएं और उसको सही करके आएँ। तो 24वें में पूछा गया है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन तो आप लोग जानते भी होंगे, ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं अस्थियों के अध्ययन को। ये सही भी है पहला। फिर 4 और दिया है, यानी कि इन चारों में से कोई भी पूछ सकता है आपको। ऑस्टियोलॉजी क्या है? अस्थियों का अध्ययन है। ओरोलॉजी क्या है? पर्वतों का अध्ययन है। सोरोलॉजी क्या है? रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन है। जियोलॉजी क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो जियोलॉजी हो गया, सेरोलॉजी हो गया, ओरोलॉजी हो गया और ऑस्टियोलॉजी हो गया। अगला प्रश्न है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पों के विषय में, यानी सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सांपों के अध्ययन को सर्पेटोलॉजी कहते हैं। सा से सर्प और सा से सर्पेटोलॉजी। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बेमेल कौन सा है? बेमेल कौन सा है? फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी या पैथोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी? तो आप लोग जानते होंगे कि साइकोलॉजी बेमेल है। ठीक, क्यों बेमेल है? देखिए, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित विधाएं हैं, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान से अलग है, अलग विद्या। मनोविज्ञान जो होता है वो साइकोलॉजी होता है, और मनोविज्ञान जो है जीव विज्ञान से अलग होता है, वो अलग सब्जेक्ट होता है। इसीलिए जो साइकोलॉजी है ये बिल्कुल अलग है। बाकी ये तीनों जीव विज्ञान से संबंधित हैं, लेकिन ये जो साइकोलॉजी है ये मनोविज्ञान को कहते हैं इसको, और मनोविज्ञान एक अलग सब्जेक्ट है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में आया था ये, UDA LDA में प्री में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे कि मृदा विहीन पादप संवर्ध है ये हाइड्रोपोनिक्स। जल में इसको उगाया जाता है, लिखा भी होगा नीचे, ये जल में पौधों का उगाया जाता है हाइड्रोपोनिक्स को। ये आया है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, ये वनडे में भी पूछा जा सकता है, और जब आप उच्च स्तर पे परीक्षा देंगे जैसे BCS वगैरह, तो उसमें जो है 4-5 चीज़ें इस तरह से पूछी जाएंगी, ये जैसे ये है चारों, और मिलान करने के लिए कहा जाएगा। तो ऐसे आता है बड़ी परीक्षाओं में, और छोटे परीक्षाओं में कोई एक पूछ लिया जाता है कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, या पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? एक जलीय पौधा है, इसको जल में उगाया जाता है, मिट्टी में नहीं उगता है। वही तो इसमें लिखा है कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगते। ठीक, तो आज का ये जो है लगभग 27-28 क्वेश्चन साइंस से थे। साइंस के जीव विज्ञान से संबंधित थे। जीव विज्ञान की उपशाखाएं अभी तक चल रही थी। कल से जो है जीव विज्ञान के जैव विकास एवं जीवन की इकाई के बारे में तमाम क्वेश्चनों को हम लेकर आएंगे। तो साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो हमारा टेस्ट सीरीज जो हमने शुरू किया है उसको ज़रूर करिए, किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वीडियो हो, चाहे UPPCS हो, चाहे GIC हो, चाहे LT हो, कोई भी परीक्षा हो, चाहे प्राइमरी सुपर टेट हो, चाहे जूनियर सुपर टेट हो, किसी भी परीक्षा में आने की ताकत रखते हैं ये सारे प्रश्न। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, आज के प्रश्नों की श्रृंखला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।